नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला में प्रायिकता के एक अनोखे पड़ाव पर आ चुके हैं। पिछले क्लास में 2 लेक्चर में हमने बेस थ्योरम को पूरा किया और उसके कंसेप्ट को समझा। आज के चैप्टर में जो कि 11D का है, तो 11th D के लिए पहले हम कुछ कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर की शुरुआत में ही सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर, ये क्या होता है? तो आइए बिल्कुल हम लोग जीरो से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो आप लोग कई बार एक पूरी प्रायिकता में ऐसा शब्द सुने होंगे कि 52 पत्ती के गड्डी से एक पत्ता यादृच्छया। तो यादृच्छया का मतलब होता है अपनी इच्छा से, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे। आपके लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, उसको यादृच्छिक बोलते हैं। तो वैसे ही यादृच्छिक चर पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हमारा डिस्कशन होगा। तो आइए बिल्कुल शुरू से देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं चर क्या होता है। चर क्या होती है, जिसको आप लोग वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल आप लोग को शुरू में ही पढ़ाया जाता है जब आप छोटे क्लास में होते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं जो एक्स वाई जेड के फॉर्म में होते हैं वे वेरिएबल होते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 4 5 6 ये जो है कांस्टेंट है, अचर राशि होती है। लेकिन अब इसके हम आज यहाँ टाइप देखेंगे कि जो वेरिएबल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला जो वेरिएबल है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कहीं पर भी कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल उसे कहेंगे, ऐसा वेरिएबल जो 2 फिक्स वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू जो है उसको, कोई भी मान को वो ऑक्युपाई करे, कोई भी मान उसे प्राप्त हो, ऐसे वेरिएबल को हम लोग सतत वेरिएबल या फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल या सतत फलन, सतत चर कहते हैं। इसके लिए एक उदाहरण हमने लिखा है। देखिए, यदि चर राशि प्रत्येक मान, यहाँ हमें लिखना चाहिए 2 राशियों के बीच के प्रत्येक मान को अगर ग्रहण करे तो ऐसी राशि जो है सतत चर राशि कहलाएगी। उदाहरण के लिए देखिए 3 और 7 के बीच परिमेय संख्या, यहाँ मान लीजिए 3 है और 7 है। इसके बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर कौन सा है, तो देखिए 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और इसके बाद बहुत सारे नंबर होंगे, यानी जैसे 7/2 होगा, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, सॉरी 4/2 नहीं होगा। इसके अलावा और भी जितने भी नंबर्स हैं 5.5, 5.52 या 35 अप टू सो ऑन, यानी इनफाइनाइट नंबर वो हैं। इसलिए इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, यानी कि कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। दूसरे टाइप का वेरिएबल होता है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कहीं पर वह टूट जाए, ऐसी स्थिति में इस वेरिएबल को हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, यदि चर राशि कुछ विशिष्ट मान को ग्रहण करे, केवल कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को ग्रहण करे, तब इस चर राशि को हम लोग डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर एक पासे को उछाला जाए तो उस पर जो संख्या आएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी में से कोई एक होगी। ऐसा नहीं है कि 2/3 वैल्यू आ जाए या फिर 3/2 आए, ऐसी वैल्यू कोई नहीं मिलेगी, यानी कि यह जो है फिक्स वैल्यू को ऑक्युपाई करेगी। इसलिए इस टाइप के वेरिएबल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अब आप यहाँ नोट करिए इतना, फिर हम देखते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है। आइए अब हम चर्चा करते हैं रैंडम वेरिएबल क्या होता है, यादृच्छिक चर क्या होता है। तो देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है किसी यादृच्छिक प्रयोग के संगत प्रतिदर्श समष्टि की कोई विशिष्ट घटना हो जो विभिन्न मान को ग्रहण करे, तो ऐसी जो राशि होगी उस राशि को हम यादृच्छिक चर कहेंगे। अब एक एक शब्द को समझते हुए चलिएगा। यहाँ लिखा है किसी यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब हुआ कि अपनी इच्छा से कोई एक प्रयोग करिए। अब वह प्रयोग आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, आपकी इच्छा पर नहीं है कि आप जो चाहे वही है। उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सभी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसी को कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग, यानी कि किसी यादृच्छिक प्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि। तो अगर आप यादृच्छिक प्रयोग करेंगे तो उसके
बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगा, उसमें से बहुत सारी घटनाएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो ये कोई एक घटना है, ये एक प्रयोग है, यही वह यादृच्छिक प्रयोग है जिसमें हमने दो सिक्का लिया और दोनों को उछाला, ये अभी तक यादृच्छिक प्रयोग है। इसके बाद प्रतिदर्श समष्टि, अब सिक्कों को उछालेंगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी, ऐसी घटनाओं का जो समूह होता है उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। प्रतिदर्श समष्टि यानी कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, इतनी प्रकार की संभावनाएं हैं, इसके अलावा कोई संभावना नहीं होगी। तो सभी जो संभावित संभावनाओं का समूह है उसे प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। अब आगे चलते हैं, कोई यादृच्छिक हमने प्रयोग किया और उसका प्रतिदर्श समष्टि हमने बना लिया। अब आगे देखिए, अगर प्रतिदर्श समष्टि में कोई घटना, यहाँ कोई घटना का मतलब कोई विशिष्ट घटना हो, विशिष्ट, कोई विशिष्ट घटना हो जो विभिन्न मान को ग्रहण करे, यानी कि वह विशिष्ट घटना उस पूरे सैंपल में, पूरे प्रतिदर्श समष्टि में विभिन्न मान ग्रहण करे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है घटना में चित्त की संख्या, चितों की संख्या एक घटना है, ये एक चर राशि को बताएगा। तो देखिए यह चित्त की संख्या इस पूरे सैंपल स्पेस में अलग अलग है, हो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी चित्त नहीं है, यहाँ 0 चित्त है, यहाँ 1 चित्त है, यहाँ 1 चित्त है, यहाँ 2 चित्त है। तो ऐसी घटना का जो जो विभिन्न मान होगा, इसी राशि को हम लोग बोलते हैं, इसी राशि को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। यानी यह जो विशिष्ट घटना है, यह विशिष्ट घटना जो अनेक मान ग्रहण करेगा, अनेक संभावनाओं को ग्रहण करेगा, ऐसी घटनाओं का जो समूह है, ऐसी घटनाओं के लिए जो संख्या प्राप्त होगी या जो चर राशि मिलेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक चर, या फिर इसी को बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। देखिए हमने सैंपल स्पेस ले लिया और यहाँ घटना को दिखाया चित्त की संख्या, तो यहाँ चर राशि जो है x है और x बता रहा है कि चित्त की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ अलग अलग केस होंगे, या तो x इक्वल 0 यानी कि कोई भी चित्त नहीं है, तो एक केस यहाँ पर है यानी कि टेल एंड टेल। x इक्वल 1 यानी एक चित्त हो तो दो घटनाएं हैं, हेड टेल एंड टेल हेड, या फिर दो चित्त हो तो दो चित्त का मतलब दोनों पर हेड हो, यही पूरी घटनाएं हुई। तो इसमें हमने चर राशि के विभिन्न मान देख लिए। यहाँ चर राशि जो है उसका एक मान 0 है, एक मान 1 है और एक मान 2 है। तो यह चर राशि का विभिन्न मान हुआ, यानी यादृच्छिक चर का विभिन्न मान हुआ। अब अगर इसी के जस्ट एक कदम आगे चलिए, अब अगर इस चर राशि के संगत, चर राशि के संगत प्रायिकता लिखी जाए, चर राशि के संगत प्रायिकता लिखी जाए, तो उसे हम प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ध्यान दीजिए, उसे हम प्रायिकता, प्रायिकता बंटन यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, उसे हम प्रायिकता बंटन कहेंगे। यहाँ प्रायिकता बंटन अगर आपको देखना है तो देखिए p x इक्वल 0 के लिए, जब एक चर राशि 0 है तो इसकी कितनी प्रायिकता है, तो घटना एक प्रकार से घट रही है यानी 1/4 होगा, इक्वल 1/4 हुआ। अब p x इक्वल 1 जो है 1 के लिए कितनी प्रायिकता है, तो 1 दो केस में हो रहा है तो 2/4 होगा, एंड p x इक्वल 2 2 के लिए एक घटना है तो 1/4। इसको हम लोग प्रायिकता बंटन कहते हैं, प्रायिकता, ये कहलाता है प्रायिकता बंटन। यानी यादृच्छिक चर के संगत अगर प्रायिकता भी लिखी जाए तो इस पूरी घटना को या फिर इस पूरी प्रायिकता को हम लोग प्रायिकता का बंटन कहेंगे, या इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी जान जाइए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल 1 होता है, यानी कि समस्त प्रायिकताओं का, प्रायिकता बंटन का योग जो होगा 1 के इक्वल होता है। यहाँ लिख लीजिए प्रायिकता, प्रायिकता बंटन का योग
बराबर 1। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब कि कहीं न कहीं फॉल्ट है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा या फिर वह रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये 1 के इक्वल नहीं है, अगर इफ डज नॉट इक्वल 1 देन नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस, नो एग्जिस्टेंस, यानी कि वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। ऐसा आप ध्यान रखिए, आप इसको नोट करिए, इन चीज़ों को समझिए, फिर हम आगे नोट कराते हैं, आगे कंसेप्ट समझते हैं। आइए थोड़ा यहाँ पर और चलते चलते डिस्कस करते हैं कि रैंडम वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी है, हमने लिखा हुआ है कि जो रैंडम वेरिएबल है यह रियल होता है। रियल होने का मतलब यह पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखिए, रैंडम वेरिएबल पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। आइए इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लेते हैं दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को फेंका गया, दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, एक साथ उछाला गया, उछाला गया। तो दो सिक्के अगर एक साथ उछाले गए तो ये तो एक यादृच्छिक प्रयोग है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा वह या तो दोनों हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल है। ये सारी घटनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। हमारा जो वेरिएबल डिफाइन है वो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, इस तरीके से डिफाइन है। तो आइए देखते हैं x की वैल्यू क्या क्या होगी। तो एक घटना हेड हेड अगर है तो इसमें देखिए नंबर ऑफ हेड जो है 2 है और नंबर ऑफ टेल जो है 0 है। तो ये वैल्यू जो आएगी 2 माइनस 0 दैट इज 2 हुआ। इस घटना में 1 हेड 1 टेल दैट इज 0, 1 हेड 1 टेल दैट इज 0 एंड देयर इज नो हेड, सो द वैल्यू विल बी -2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वह एक जगह 2 है, 0 है और फिर -2, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है और निगेटिव भी है, निगेटिव भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में तीनों आए, तीनों वैल्यू आए। किसी वैल्यू में केवल पॉजिटिव हो सकता है, किसी में केवल निगेटिव हो सकता है और किसी में 0 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपका वेरिएबल कैसे डिफाइन है। इसी में अगर हम डिफाइन कर दें कि अगर x जो है इक्वल 5 माइनस नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड, ये भी हो सकता है। या फिर इसी को हम दूसरी तरीके से डिफाइन कर दें, x इक्वल -7 प्लस नंबर ऑफ हेड। तो यहाँ आप देखेंगे इस केस में सभी वैल्यू निगेटिव होगा, यहाँ सभी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये रैंडम वेरिएबल कुछ भी वैल्यू को ऑक्युपाई कर सकता है। तो यहाँ तक आप रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट को समझ लिए हैं, नोट करिए, फिर हम आगे इस पर देखते हैं। देखिए इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अभी अभी मैंने बताया, फिर से देख लीजिए कि यादृच्छिक चर के दिए गए मान के संगत उनकी प्रायिकता जो होती है वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ये कोई घटना है, दो सिक्कों को उछाला गया, सैंपल स्पेस हुआ और घटना हमने लिखी चित्त की संख्या। तो चित्त की संख्या एक अब घटना हो गई, इसके लिए चर राशि होगी, यह चर राशि है तो इसके लिए मान जो होंगे या तो दोनों चित्त हो या एक चित्त हो या कोई चित्त ना हो। अब इस चर राशि के संगत अगर इसकी प्रायिकता भी लिख दी जाए, यह चर राशि है, इसके सामने इसकी घटना की प्रायिकता भी लिखी जाए, तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता का बंटन। और एक आवश्यक शर्त यह है कि प्रायिकता बंटन का जो योग होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब वह चर के लिए संभव नहीं होगा। तब अगर इक्वल 1 नहीं है तो चर के लिए वह संभव नहीं होगा, यादृच्छिक चर के लिए संभव नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी प्रायिकता जो बंटन है उसका अगर माध्य निकालना है तब क्या करेंगे। तो प्रायिकता बंटन का माध्य देखिए क्या होता है, चर राशि तथा संगत प्रायिकता के गुणनफल का अगर आप योग करेंगे जो मान आएगा वही उस यादृच्छिक चर का माध्य कहलाता है। जैसे इसी उदाहरण में अगर देखिए चर राशि x इक्वल 2 है तो अगर इसमें माध्य निकालना है तो माध्य के लिए चर राशि और इसके संगत इसकी प्रायिकता का गुणा करिए, यानी 1/4 प्लस x इक्वल 1 है और इसकी प्रायिकता का गुणा
2/4 प्लस 0 × 1/4 दैट इज 0। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे 2/4 2/4 4/4 दैट इज 1। यही मान जो होता है, यही मान रैंडम वेरिएबल का माध्य कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। यह मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हमेशा ये लगभग पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए देखते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी यादृच्छिक चर का प्रसरण। ये वैसे टॉपिक फिजिक्स का है। आप अगर कभी हायर स्टडी करिएगा तो जो फोटोन है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है फिजिक्स का एक पार्ट, उस फिजिक्स के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस रैंडम वेरिएबल के लिए वेरिएंस का यूज होता है, जो कि बोसॉन या फोटोन वगैरह के लिए यूज होता है। वैसे आपका यहाँ मैथमेटिकल बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं है, आप थोड़ा सा बस ध्यान रखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, किसी घटना के लिए अगर रैंडम वेरिएबल x है तो जो वेरिएंस है, प्रसरण है, उसका मान यहाँ देखिए सिग्मा स्क्वायर, ये प्रसरण का स्क्वायर नहीं है, ये डिफाइन किया गया है, सिग्मा स्क्वायर को ही प्रसरण बोलते हैं। और समेशन ऑफ πi(xi² माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ समझिए ये क्या है, म्यू जो है वही अभी अभी जो हमने माध्य निकाला वह माध्य है, और πi(xi² जो है उसमें चर के स्क्वायर का गुणा हम प्रायिकता के साथ करेंगे, चर के स्क्वायर का प्रायिकता के साथ गुणा करेंगे। अब एक एग्जांपल के लिए आप देखिए इसको हल कैसे करेंगे। मान लीजिए 2 सिक्के हैं, उछाला गया, सभी घटनाएं संभव हुई, और उसके बाद जो चर था वह चित्त की संख्या को प्रकट कर रहा है। जो चर है x चित्त की संख्या को प्रकट किया। इसके लिए हमने जो सैंपल, इसके लिए जो केस था, यानी वेरिएबल की वैल्यू 2 होगी, 1 होगी या फिर 0 होगी, और इसकी करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी हमने लिख ली। यहाँ तक तो हमने कई बार किया है। अब इस घटना के लिए अगर वेरिएंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या है केस, आपको x², x का मतलब है वेरिएबल का स्क्वायर करके प्रायिकता से गुणा करना है। तो वेरिएबल देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर करके प्रायिकता से गुणा करिए 1/4, फिर इसको और आगे करिए, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू 1/4। ये पूरी वैल्यू x² इसकी वैल्यू हुई, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी 1 प्लस 1/2 हुआ, दैट इज 3/2। ये वैल्यू हुई इसकी। इसके बाद दूसरा मान इसको निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे का स्क्वायर है। पहले आप x निकालिए, तो x में क्या होता है, वेरिएबल और उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को गुणा करते हैं। ये माध्य है, तो माध्य निकालिए। तो देखिए माध्य क्या होगा, 2 × 1/4, 2 × 1/4 प्लस 1 × 2/4 प्लस 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे 1/2 1/2 2/2, यहाँ से 1/2 हुआ, यहाँ से 1/2 हुआ। एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए, 1 के लिए 2/4 है, 1/4 है, यहाँ पर 2 × 1/4, 1 × 2/4, तो सेम केस होगा 1/2, और यहाँ से भी 1/2, यानी कि इक्वल 1 हुआ। अब देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर इक्वल वेरिएंस जो होगा, इसकी वैल्यू जो आई है वह है 3/2 माइनस, अब ये वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है, यानी इसकी जो वैल्यू है ये 1 है, 1 का हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए हमेशा स्क्वायर करना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट इज 3/2 माइनस 1। ये वैल्यू जो है 1/2 है, 1/2 होगी। तो इस पूरे इवेंट के लिए वेरिएंस की वैल्यू हमने डिफाइन की और इसको निकाला। आपको बस यही समझना है कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे वेरिएंस फाइंड करते हैं। वैसे इसका फिजिकल और मैथमेटिकल एनालॉजी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसको फर्दर स्टडी आप कभी करिएगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाते हैं। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको बहुत सारे टेबल दिए गए हैं, पूछा गया निम्न में कौन यादृच्छिक चर के लिए संभव है या और कौन नहीं है, कारण सहित बताइए। तो देखिए पहला इसमें है, आपको ये वेरिएबल दिया हुआ है और ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है।
तो हमने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है कि तभी संभव होगा जबकि प्रायिकता बंटन का आप योग करिए, प्रायिकता बंटन का योग करिए यानी सभी प्रायिकताओं को जोड़िए और वह 1 के इक्वल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आप जोड़िए 0.3, 3, 5, 6, 3, 9 एंड 1 यानी 1 के इक्वल आ जा रहा है, यानी यह प्रायिकता बंटन के लिए ये संभव है क्योंकि ये जो आवश्यकता है, जो नीड है उसको पूरा कर रहा है। तो पहला संभव हुआ। आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखिए ये चर राशि है, यहाँ पर प्रायिकता माइनस है, जबकि कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता जब भी होगी 0 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। जो प्रायिकता होगी 0 से 1 के बीच में होती है, इसलिए निगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए यह असंभव हुआ, असंभव है। तीसरा देखते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर निगेटिव प्रायिकता है, इसीलिए यह भी असंभव है, यह भी असंभव घटना है। चौथा देखते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे चर का मान निगेटिव है, तो ये संभव है। हमने बताया यादृच्छिक चर निगेटिव, पॉजिटिव या कोई भी नंबर हो सकता है रियल। अब प्रायिकता जोड़ते हैं 4, 3, 7 to 9 और ये वैल्यू प्रायिकता जो है 1 से ज्यादा हो जा रही है। प्रायिकता का योग 1 से ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, इसलिए ये असंभव होगा। प्रायिकता कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती है। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसी में देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, 5th पार्ट। इसको आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं रैंडम वेरिएबल के लिए। तो देखिए इसमें वेरिएबल 1, 2, 3, 4 है, सॉरी 0, 1, 2 है और प्रोबेबिलिटी का योग भी 1 के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी भी 1 के इक्वल है, इक्वल 1 है, इसलिए ये घटना संभव है, ये संभव घटना है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ प्रायिकता ही निगेटिव है, प्रायिकता निगेटिव है, इसलिए ये असंभव हो गया, इसलिए ये असंभव घटना है। अगला देखिए, यहाँ वेरिएबल डिफाइन है, इसके बाद इसका योग करिए 0.6, 0.1 एंड 0.2, तो 0.9 हो रहा है, डज नॉट इक्वल 1 है, इसलिए ये असंभव घटना हुई, ये असंभव घटना है। नेक्स्ट देखिए 3, 2, 1, 0, -1 ये डिफाइन है और यहाँ पर आप देखिए 3, 5, 4, 9, 10 ये वैल्यू भी जो है कि 1 से ग्रेटर हो जा रही है, तो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए भी ये इम्पॉसिबल होगा, इम्पॉसिबल है। तो ये तो आसान सा पोर्शन है, लेकिन कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कंसेप्ट यही ध्यान रखना है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, प्रायिकता बंटन का योग 1 के इक्वल होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता, कम भी नहीं होगा, लेस भी नहीं हो सकता और निगेटिव भी नहीं होगा, निगेटिव भी नहीं होगा, यानी कि ये 3 केस नहीं होने चाहिए। जो भी ये इन 3 केस को फॉलो करेगा वे सभी घटनाएं असंभव घटनाएं होंगी। आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है कि 6 सिक्कों को फेंका गया, 6 सिक्कों को उछाला जा रहा है, या फिर 6 सिक्कों को उछालिए या फिर एक सिक्के को 6 बार उछालिए, दोनों केस सेम है। तब अगर एक सिक्के को 6 बार उछाला जाएगा तो आपको जो चर डिफाइन है वो है चितों और पटों की संख्या में, यहाँ देखिए अंतर है, इसको लिखेंगे, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर डिफरेंस होगा, यहाँ पर आप डिफरेंस का सिंबल लगाइए, यानी कि चित की संख्या और पट की संख्या में कितना का अंतर है, यही आपका चर डिफाइन है। तो आइए देखते हैं। पहला चर ये होगा कि मान लेते हैं 6 बार में 6 बार अगर हेड आ गया, अगर 6 बार उछाले सभी बार हेड आया, यानी टेल कितना हुआ 0, तो इसमें 6 हेड हुआ और 0 टेल हुआ, इसकी वैल्यू 6 हुई। अगर 5 बार हेड है 1 बार टेल होगा तभी 6 हुआ, 5 बार हेड आया और 1 बार टेल हुआ, इसका डिफरेंस इक्वल 4 होगा। इसी तरह 4 बार हेड है 2 बार टेल है, तो 4 - 2 लगभग ये आएगा, 2 की वैल्यू 2 होगा, ये 0 होगा और यहाँ डिफरेंस है तो फिर ये 2 हुआ और ये फिर जो है कि ये 4 होगा और ये फिर 6 है, यानी जो वेरिएबल होंगे आपके 6 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 0, x के यही सब मान होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। यहाँ अगर रिपीट हो रहा है तो एक ही बार काउंट होगा। नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि दो सिक्कों को उछाला गया और प्राप्त चित्त की संख्या जो है ये वेरिएबल डिफाइन है। तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार कराए हैं, अभी भी एग्जाम्पल भी बहुत बार दिए हैं इसी क्वेश्चन को लेकर के। तो देखिए चित्त की संख्या अगर है वेरिएबल तो या तो दो चित्त होगा या तो एक चित्त आएगा या फिर कोई भी चित्त नहीं, और इसकी प्रोबेबिलिटी को भी सामने हमने लिख दिया। इसी कॉम्बिनेशन को ही तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसी को हम करते हैं प्रायिकता बंटन। नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा का क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 जो है रेड और 3 ब्लैक बॉल हैं, 5 रेड हैं और इसमें 2 जो है ब्लैक बॉल हैं। अब क्या कहा जा रहा है, इसमें से हमने 2 गेंद निकाली, 2 गेंद निकाल लिया और गेंद जो है काली रंग की हो, ये जो है चर है, काली गेंद की संख्या जो होगी वह चर को दिखाएगी। तो सोचिए 2 गेंद को अगर हम निकालें तो या तो दोनों काली हो सकती है उसमें, या एक काली होगी या फिर कोई भी काली नहीं होगी। तो देखिए अगर दोनों काली होंगी यानी चर का मान 2 हुआ, और दोनों गेंद काली हो यानी पहली भी काली और दूसरी भी काली, तो इसके लिए वैल्यू जो प्रायिकता होगी ये 4/49 हुआ। दूसरा केस कि इसमें से एक काली निकले और एक रेड निकले, तो ये दो तरीके होंगे, एक काली एक लाल हो। इसके लिए ये केस होगा कि पहली वाली काली हो और दूसरी लाल हो, या फिर पहली वाली लाल हो दूसरी वाली काली हो। तो ये दो केस होंगे। तो पहले केस के लिए देखिए, कि पहली काली हो और दूसरी लाल, या फिर पहली लाल दूसरी काली हो। तो इस प्रायिकता को आप अगर देखेंगे तो ये होगा 10/49। इसके बाद कोई गेंद काली न हो यानी दोनों लाल रंग की निकल आए, तो यानी पहली भी गेंद लाल हो दूसरी भी लाल हो, तो ये 25/49। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब आपसे इसी में पूछा जा रहा है कि x के क्या संभावित मान है और क्या यह यादृच्छिक चर है। तो आप प्रायिकताओं को जोड़ लीजिए, टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे 1 के इक्वल आएगा, इसलिए ये पॉसिबल है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरीके से है। कहा जा रहा है कि इस बार एक थैला है, इसमें 2 व्हाइट और 6 ब्लैक, 2 सफेद और 6 काली गेंदें हैं, और इसमें से 2 गेंदें निकाली गई, 2 गेंदें निकाली जाती हैं, और निकाली गई सफेद गेंद जो है चर को दिखाएगी। तो जब 2 गेंद निकालना है और सफेद गेंद चर को दिखाएगी, तो 2 गेंदों में या तो दोनों सफेद हो, या फिर एक सफेद हो, या फिर कोई भी सफेद ना हो, ये संभावना है। पहले ये ध्यान दीजिए कि सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो सफेद 2 तरीके से निकलेगा, कुल 8 केस हैं, तो 2/8 यानी 1/4। सफेद निकलने की प्रायिकता अगर ये है तो न निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस कर देंगे 3/4 हुआ। यानी सफेद गेंद निकलने और न निकलने की प्रायिकता हमें पता है। इसके बाद अब अगर दोनों गेंद सफेद हो यानी पहली सफेद हो और दूसरी सफेद हो, तो मल्टीप्लाई होगा 1/16। दूसरा केस है कि एक गेंद सफेद हो, एक गेंद सफेद होने का मतलब ये है कि हो सकता है पहली गेंद सफेद है और दूसरी गेंद काली है, या फिर पहली गेंद काली है दूसरी गेंद सफेद है। तो 2 केस होंगे। तो इस केस के लिए ये पहला जो केस है यहाँ पर कि पहली गेंद सफेद हो और दूसरी काली हो, तो पहली सफेद दूसरी काली, या पहली काली दूसरी सफेद हो, तो दोनों को ऐड करेंगे 6/16। तीसरा केस ये हो सकता है कि उन दोनों में कोई भी सफेद ना हो, तो कोई भी सफेद ना हो इसकी प्रायिकता पहली भी सफेद ना हो दूसरी भी सफेद ना हो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/16। अब सभी वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 के इक्वल आ रहा है, इसलिए ये रैंडम वेरिएबल पॉसिबल है। नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि 2 पासे हैं, इनको हम दोनों को एक साथ फेंकेंगे, तो एक पासा इधर है एक पासा इधर है, दोनों को साथ में फेंका गया है, और कहा जा रहा है कि 6 प्राप्त करने की संख्या जो है वो चर का मान है, यानी कि चर हम उसी को लेंगे जिसमें 6 की संख्या आएगी, यानी 6 की संख्या हमारे फेवर में है। तो ध्यान दीजिए, पहले हम देखें कि 6 आने की प्रायिकता क्या होगी,
तो जब एक पासे को फेंका जाएगा तो पासे पर जो 6 आने की प्रायिकता है 1/6। तो जब 6 आने की प्रायिकता 1/6 है तो 6 न आने की प्रायिकता जो होगी 1 - 1/6 दैट इज 5/6। ये 6 न आने की प्रायिकता है। अब कहा जा रहा है कि 6 आना हमारे फेवर में है, तो हो सकता है दोनों पासों पर 6 आ जाए। दोनों पासों पर 6 आए, पहला केस होगा तो दोनों पासों पर 6 हो, मतलब पहले पर भी 6 और दूसरे पर भी 6, मल्टीप्लाई करेंगे 1/36। दूसरा केस कि एक पासे पर संख्या 6 हो, तो एक पर 6 हो और दूसरे पर कुछ दूसरा हो, तो दो केस होगा। हो सकता है पहले पर 6 हो, दूसरे पर कुछ और हो, या फिर पहले पर कुछ और हो, दूसरे पर 6 हो। यानी अगर 6 को हम ब्लू से दिखाएं तो हो सकता है ये 6 है, हो सकता है 6 आए, इस पर दूसरे पर कुछ और आ जाए, या फिर यहाँ पर 6 आए, यहाँ पर कुछ और आ जाए। तो दो केस होंगे। इन दोनों केसों के लिए पहले पर 6 दूसरे पर 6 नहीं, या फिर पहले पर 6 नहीं दूसरे पर 6, इसको ऐड करेंगे तो 10/36 होगा। या फिर तीसरा केस है किसी पर भी 6 ना हो, यानी पहले पर भी 6 नहीं दूसरे पर भी 6 नहीं, टोटल 25/36 ऐड करेंगे वैल्यू 1 आएगी, यानी ये रैंडम वेरिएबल को एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी संभावना है। आइए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि आपको नीचे कंडीशन दिए गए हैं, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। देखिए पहला है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया और पट की संख्या का आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्या है, सैंपल स्पेस ये होगा। तो दो सिक्कों को अगर उछाला जाएगा तो या तो दोनों पर पट आए, या फिर एक पर पट आए, या फिर किसी पर भी पट ना आए। तो अगर दोनों पर पट आएगा एक केस होगा 1/4, 1 पर पट आए हेड टेल या टेल हेड में से कुछ भी हो सकता है 2/4, एंड अगर किसी पर भी पट नहीं है यानी दोनों पर हेड है तो ये केस होगा। तो पट के लिए ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमिलर केस इसको हमने कई बार करा दिया, चिप के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये ध्यान दीजिए कि पांचवें का जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो पांचवें का पार्ट पहला और तीसरा, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट एक ही क्वेश्चन है, और दूसरा और चौथा पार्ट एक ही क्वेश्चन है। थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है, आंसर भी सेम होगा, क्वेश्चन भी लगभग सेम है, बस समझ लीजिएगा उसको। देखिए दूसरा हम करा रहे हैं, एक सिक्के की 3 उछाल में, यानी एक सिक्के को 3 बार फेंका जा रहा है, या फिर चौथे केस में यही क्वेश्चन है, एक सिक्के को 3 बार ना फेंक करके 3 सिक्कों को फेंकेंगे तो सेम केस होगा। तो जब 3 सिक्कों को या फिर एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस ये होगा। इसके बाद कहा गया है कि जो चर है पट की संख्या है, पट की संख्या चर है। तो जब 3 केस है, देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो तीनों पट आ जाए, तो तीनों पट हो तो इसका केस क्या है, एक केस होगा, यानी एक ही केस है कि तीनों पट हो, यहाँ वाला 1/8 हुआ। इसके बाद दो पट हो, तो देखिए दो टेल कहाँ कहाँ है, 1 2 3, 3 जगह है तो 3/8 हुआ। इसके बाद एक पट हो, यानी कि एक यहाँ केस है, एक यहाँ केस है, यहाँ केस है, यानी 3 केस है, दैट इज 3/8। और एक भी पट नहीं हो, यानी कि तीनों हेड हो, 1 केस है, 1/8, सभी को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो आप चौथा भी कर लीजिएगा, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। आइए देखते हैं, कहा गया है लास्ट पार्ट है कि एक सिक्के की 4 उछाल में छेद की संख्या, यानी एक सिक्के को 4 बार उछाला गया है। आपको कॉम्बिनेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ हम एक इजी वे बता रहे हैं कैसे आप लिखेंगे। 4 सिक्का उछाला जाए, 5 सिक्का, 6 सिक्का, चाहे जितना सिक्का एक बार उछाला जाए, आप उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो अगर ये 2 के पावर n वाला फार्मूला होता है, यानी अगर हम एक बार उछालेंगे तो 2 केस होगा, अगर 2 बार उछालेंगे तो 4 केस होगा, 3 बार उछालेंगे तो 8 केस होगा, और 4 बार उछालेंगे तो 16 केस होगा। तो 4 बार उछाला जा रहा है तो 16 केस है। तो लिखने का तरीका क्या है, 16 में से आधा बार आप हेड लिखिए और आधा बार टेल लिखिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार हमने हेड लिखा, और 8 बार अब हम टेल लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8। अब इसके बाद क्या करिए, इस आठों में से 4 बार फिर हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए। तो आइए लिखते हैं। तो 4 बार हेड लिखते हैं, 1 2 3 4। अब 4 बार टेल लिखिए, 1 2 3 4। इसमें भी ऐसे ही करिए, 4 बार टेल लिखिए। तो 4 बार टेल लिखेंगे, 1 2 3 4। अब 4 बार हेड करिए, 1 2 3 4। ये हुआ। अब इसके बाद इस 4 का हाफ करिए, 2 बार हेड करिए, 2 बार हेड हो गया, 2 बार टेल करिए, 2 बार टेल करिए, फिर 2 बार हेड। यहाँ पे 4 टेल है, तो 4 टेल है, इसको भी 2 बार टेल, 2 बार हेड। तो 2 बार अगर टेल करेंगे तो देखिए टेल टेल टेल, और फिर हेड 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 हेड। यहाँ पर भी ऐसे ही, तो टेल है तो अब हेड टेल टेल, और फिर हेड हेड, और फिर यहाँ पर टेल हेड। देख लीजिए हेड हेड है, तो 2 बार हेड हेड कर दीजिए, 2 बार टेल टेल कर दीजिए। तो 2 बार देखिए हेड हेड, फिर इसके बाद टेल टेल। ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखिए दो दो के पेयर में सब बने हुए हैं। अब क्या करिए, एक एक बार लिख लीजिए। तो एक बार हेड, एक बार टेल, यानी हेड टेल 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 हेड टेल। ये पूरा कॉम्बिनेशन बन गया आपका। 16 कॉम्बिनेशन है। देख लीजिए इसमें सभी की सभी चीजें पॉसिबल होंगी, सभी की सभी पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। तो ये यहाँ से केस संभव हुआ। अब आइए देखिए क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक सिक्के की 4 उछाल में जो चर है 4 उछाल में चित्त की संख्या चर है, यानी x जो है चित्त की संख्या है। तो ऐसा हो सकता है कि 4 के चारों बार चित्त आ जाए, यानी कि पहला केस हो गया। तो ये वाला केस पूरे 16 में से एक बार होगा, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/16 हुआ। 3 बार हेड हो, तो देखिए 3 बार हेड कहाँ कहाँ मिलेगा, 1 2 2 केस हुआ, 2 केस हुआ, 3 केस है, 3 केस है, यहाँ तक हमें लग रहा है 4 केस है, 4 केस है, यहाँ तक हमें लग रहा है कि 4 केस होंगे, 4 केस होंगे, 4 केस होने चाहिए, बिल्कुल 4 केस हैं। तो 4 केस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चित्त की संख्या है 1/1, जो 3 बार हेड है वो 4 केस हैं। तो ये करेंगे 4/16, यानी 1/4 हुआ। इसी तरह 2 बार हेड हो, तो 2 बार हेड होने के लिए जो 2 बार हेड है आपको मिलेगा 6 बार ऐसा केस मिलेगा। आप काउंट कर लीजिए वहां से। तो 6/16 करेंगे, दैट इज 3/8 हुआ। इसी तरीके से एक बार हेड हो आपको यहाँ पर जो मिलेगा, एक बार हेड के लिए 4 केस मिलेंगे, यानी 4/16 हुआ, दैट इज 1/4 होगा। इसके बाद एक बार भी हेड नहीं, यानी चारों बार टेल हो, यानी एक केस होगा जब ये वाला केस है 1/16। अब आप इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे सभी की वैल्यू को ऐड करने पर 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। एक बार वैल्यू हम मिला लेते हैं। 0 पर 1/16 है, बिल्कुल। 0 पर 1 पर 1/4 है, बिल्कुल। एंड 2 पर 3/8 है, बिल्कुल। एंड 3 पर 1/4 है, बिल्कुल। एंड ये 1 केस होगा। तो इस तरह से पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। आइए देखते हैं 6वां प्रश्न। कहा जा रहा है 2 पासों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो 2 पासों को एक साथ उछालेंगे तो 36 कॉम्बिनेशन होंगे। तो आइए देखिए, सफलता 4 से बड़ी संख्या को सफलता माना जा रहा है, यानी 4 से बड़ी संख्या आएगी। तो 4 से बड़ी संख्या क्या क्या हो सकती है, यानी कि 5 और 6 आएगा तो सफलता है। अब सोचिए एक पासे पर सफलता की प्रायिकता क्या होगी। तो एक पासे पर सफलता की जो प्रायिकता होगी 2/6, यानी 1/3, ये सफलता की प्रायिकता है। असफलता की प्रायिकता 1 माइनस करेंगे, 2/3 हुआ, ये असफलता की प्रायिकता है। अब जब दोनों पासों को फेंका जाएगा, पहला केस क्या हो सकता है कि दोनों पासों पर 4 से बड़ी संख्या हो। इसका मतलब पहली पर भी 4 से बड़ी हो। तो पहली पर 4 से बड़ी का मतलब ये हुआ कि पहली पर 4 से बड़ी संख्या यानी सफलता है, पहली पर 4 से बड़ी और दूसरी पर भी 4 से बड़ी, यानी ये कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा केस, एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या हो,
1 पर 4 से बड़ी का मतलब ये हुआ पहली पर 4 से बड़ी, पहली पर अगर 4 से बड़ी है इसका मतलब दूसरी पर 4 से छोटी है, या फिर दूसरी पर पहली पर 4 से छोटी है, दूसरी पर 4 से बड़ी है। इस केस को करेंगे तो 6 ये अपॉन 9 तो हुआ 2 और 2 4 यानी 4/9 हुआ। तीसरा केस क्या है, किसी पासे पर 4 से बड़ी संख्या नहीं है, इसका मतलब पहली पर भी 4 से बड़ी नहीं यानी पहली पर भी सक्सेस नहीं है, दूसरी पर भी सक्सेस नहीं है, 4/9 हुआ। आप सभी को ऐड करेंगे 1 आएगा। तो ये है रैंडम वेरिएबल, नोट करिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट लग रहा है, आप खुद रियलाइज करिए। कहा यह जा रहा है कि पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं और कम से कम एक पासे पर 6 आना चाहिए, कम से कम एक पासे पर 6 आएगा तभी वो हमारे लिए सक्सेस है। सक्सेस है कम से कम एक पर 6 आना चाहिए। देखिए 6 आने की प्रायिकता हमें पता है 1/6 और ना आने की प्रायिकता 5/6 है। अब आइए इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, कम से कम एक पासे पर 6 जरूर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए किसी एक पासे पर 6 है तो ये पहली सफलता है और 1 होगा किसी एक पासे पर 6, यानी कि पहले पर 6 है दूसरे पर नहीं, या फिर दूसरे पर नहीं पहले पर, पहले पर नहीं दूसरे पर। फिर से ध्यान दीजिए, पहले पर 6 आए दूसरे पर ना आए, या फिर पहले पर ना आए दूसरे पर आए। पहला केस ये हुआ। और इसका दूसरा केस होगा कि कम से कम एक पर जरूर आना है, यानी दोनों पर भी आ सकता है, दोनों पर भी आ सकता है। इसका केस 1/36 हुआ। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, क्योंकि इसको आप अगर ऐड भी करेंगे तो ये 10/36 और ये 1/36 है, ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन हमें फॉल्ट लग रहा है। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि हम लोग का कंसेप्ट और थोड़ा न्यूमेरिकल करने में वीडियो लंबा हुआ है, तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट थोड़ा कम करेंगे, न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे, और जहाँ पर कहीं पर भी फॉल्ट है क्वेश्चन में उसको हम करेक्ट करेंगे। आप भी हमें कमेंट करके बताइए, जहाँ कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको बताएंगे, तभी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और इस प्राइबिलिटी को अब हमें यहाँ तक लगता है आपको रियलाइज हो रहा होगा कितनी आसानी से हम हर चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे हैं, और ऐसा नहीं केवल सॉल्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए भी चल रहे हैं। तो आप एक रिक्वेस्ट हमारा मानिए, इस सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे जिन लोगों के मन में इसके प्रति अभी डर बना हुआ है उनका डर दूर हो सके और वे भी इन चीज़ों से लाभान्वित हो सकें। आपका हमारा आज का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।